Hello students, welcome your YouTube channel Biotechnics. Today we are discuss about the next part of respiratory system. पिछले जो पार्ट था उस तक हमने डिस्कस किया था कि वो लंग्स वॉल्यूम कैसे निकालते हैं एंड रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से हम लंग्स के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे कि जो लंग्स होता है उसके पास में और कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं, कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर और कौन कौन से मसल्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं जिसके कारण हम इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कर पाते हैं. रेस्पिरेशन की बात करें या फिर हम बात करें कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था. लेरिंग्स वगैरह, ट्रेकिया होते हैं, आपके ब्रोंकियाई होते हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. अब आज हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका इंस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बारे में. क्या होते हैं? इंस्पिरेशन मीन्स होता है कि जो भी इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी गैसेस होती हैं उनको इन मीन्स अंदर लेना और एक्सपिरेशन मीन्स बाहर निकालना. रेस्पिरेशन की वह प्रोसेस जिसके अंदर हम श्वास को या फिर श्वास अंदर लेते हैं वो प्रोसेस, और जिसके एक्सपिरेशन के अंदर हम श्वास को बाहर निकालते हैं, या जो भी गैसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह. बचपन में हम पढ़ते थे कि पूछा जाता था कि श्वास लेना किसे बोला जाता है या रेस्पिरेशन किसे बोला जाता है. तो इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होती है हम क्या बोलते थे कि ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. वो हमने डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन सी ये जो डेफिनेशन होती है वो किस प्रकार से गलत है, ये हमने डिस्कस कर लिया था. इंस्पिरेशन के अंदर और एक्सपिरेशन के अंदर जो मसल्स इन्वॉल्व होती है उससे पहले हम पढ़ते हैं कि जो हमारा ये वाला जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर इतनी जो होती है, हमारी थोरेसिक कैविटी होती है और थोरेसिक कैविटी के अंदर ये एयर टाइट चेम्बर होता है. जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी जो होती है इसके अंदर हमारे जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो प्रेजेंट होता है. और थोरेसिक कैविटी जो होती है, चेम्बर जो होता है वो हमारा एयर टाइट चेम्बर होता है. मीन्स जब हम श्वास लेते हैं तो इधर उधर भागता नहीं है श्वास, एक पॉकेट के अंदर जिसे हम एल्वुलाई वगैरह हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था, वो उसके अंदर एयर टाइट चेम्बर के अंदर ये सारा का सारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये बंधा रहता है. अब हम पढ़ते हैं कि जो थोरेसिक कैविटी होती है उसके अंदर क्या क्या जो हमारी लंग्स होते हैं वो किस प्रकार से. तो जो हमारे पीछे वाला पार्ट होता है वो होता है डोर्सल, आगे वाला पार्ट होता है वो वेंट्रल, और साइड वाला जो पार्ट होता है वो हमारा होता है लेटरल. तो डोर्सल पार्ट्स के अंदर सबको पता है कि वर्टिकुलर कॉलम प्रेजेंट होते हैं. तो डोर्सल पार्ट से ये वर्टिकुलर कॉलम से अटैच रहता है. आगे वाला जो पार्ट होता है, जैसे ही हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से हम बनाते हैं, ये हमारे लंग्स बनाते हैं इस प्रकार से. तो यहाँ पर जो हमारा ये वाले जो हम लंग्स के पास में देखते हैं एक ऐसे डंडी सी लगी रहती है, ये जो लंग्स होते हैं इसके पास में, तो इस प्रकार से अटैच रहती है हमारी रिब्स जो होती हैं इस प्रकार से. तो ये होता है हमारा स्टर्नम, ये होता है हमारा स्टर्नम. तो जो डोर्सल पार्ट जो होता है, जो थोरेसिक कैविटी का, पहला आता है हमारा डोर्सल पार्ट, दूसरा आता है वेंट्रल और अगला आता है लेटरल. और कौन से पार्ट होते हैं? हमारा अपर पार्ट होता है और लोअर पार्ट होता है. तो डोर्सल पार्ट होता है, डोर्सल मीन्स बैक वाला. जैसे हैंड की मैं बात करूं तो ये हमारे पीछे वाला डोर्सल, वेंट्रल, और ये वाला साइड में हो गए ये लेटरल पार्ट होते हैं. तो ऐसे ही होते हैं. डोर्सल पार्ट के अंदर कौन कौन क्या होते हैं? जो हमारा वर्टिकुलर कॉलम होता है, वेंट्रल पार्ट के अंदर हमारा स्टर्नम होता है, लेटरल पार्ट्स के होते हैं वो रिब्स होती हैं, 12 जोड़ी रिब्स प्रेजेंट होती हैं, ये होती हैं. तो लेटरल पार्ट के अंदर हमारी रिब्स होती हैं. फिर हम पढ़ते हैं कि हमारा जो
आगे वाला पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है वो हमारी नेक से, और जो हमारा बैक पार्ट होता है वो होता है डायफ्राम से जुड़ा रहता है। तो ये तो होगा थोरेसिक कैविटी के बारे में कि कौन कौन से पार्ट से ये अटैच रहता है। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के अंदर किस प्रकार से मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, और मसल्स में से CSIR नेट के अंदर जो अभी हम डेट आ गई है अभी तो कि 26, 27, 28 को पेपर है नेट वाला, CSIR नेट के एग्ज़ाम फॉर्म शुरू हो गए हैं। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन जो होता है इसके अंदर मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो सबसे पहले हम इंस्पिरेशन के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। मसल्स मतलब जो भी मसल्स इसमें होती हैं। इंस्पिरेशन मीन्स हम श्वास को अंदर लेते हैं तो उसके अंदर कौन सी मसल्स होती हैं, और एक्सपिरेशन जब हम बाहर निकालते हैं श्वास को तो इसके अंदर कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। इंस्पिरेशन के अंदर 2 टाइप की मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। पहली आती है हमारी प्राइमरी और एक आती है हमारी एक्सेसरी। प्राइमरी जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है। एक्टिव मतलब जब तक हम श्वास नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कि हम श्वास नहीं ले रहे फिर भी हमें श्वास आ रहा है। यदि हमने श्वास लिया है तो वो अपने आप बाहर निकल सकता है, लेकिन श्वास हमें लेना ही पड़ेगा। तो ये एक्टिवली मीन्स इसके अंदर ATP खर्च होते हैं, एक्टिवली हम श्वास लेते हैं। तो इंस्पिरेशन जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस होती है, और इसके अंदर जो हमारी मसल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर आपका आता है डायफ्राम, पहला आता है डायफ्राम और दूसरा आता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती है? जो रिब्स होती हैं, इस प्रकार से जो रिब्स होती है ये स्टर्नम से अटैच रहती हैं, ये रिब्स रहती हैं इस प्रकार से। तो इसके बीच में अक्स शेप की इस प्रकार से मसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो होती है हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स होती है, एक्सटर्नल भी होती हैं और इंटरनल भी होती हैं। तो प्राइमरी जो होता है इसके अंदर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, और ये हमारे रिब्स के बीच के अंदर जो अक्स शेप की स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। डायफ्राम जो होता है वो सबको पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये डोम शेप स्ट्रक्चर होती है जो हमारी कहाँ पर रिब्स के नीचे प्रेजेंट होती है। और ये जो डायफ्राम होता है और ये होता है, हमने डिस्कस किया था कि यदि डायफ्राम टूट जाता है तो इंसान की डेथ हो जाती है, या फिर यदि हमारी किसी भी कारणवश यदि डायफ्राम और ये जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं यदि किसी भी कारणवश डैमेज होती है तो फिर हमारा रेस्पिरेशन होता है या रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो इफेक्ट होता है, और इंसान की इसकी वजह से कारणवश किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसमें हमारी इधर चोट लगी है या साइड के अंदर लेटरल पार्ट के अंदर चोट लगी है, तो लेटरल पार्ट के अंदर मैंने बताया था कि रिब्स से कनेक्ट रहता है, और रिब्स जो होती हैं वो उसके बीच के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। यदि ये इंटरकोस्टल मसल्स टूट जाती है, किसी कारणवश डैमेज हो जाती है या फिर हमारा डायफ्राम टूट जाता है तो हम श्वास नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि इंस्पिरेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जब हम श्वास अंदर लेंगे तभी हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी सेल्स तक पहुंच पाएगी। तो इंस्पिरेशन हम लेते हैं उसके अंदर 2 ही मसल्स काम में आती हैं। सबसे पहले प्राइमरी के अंदर एक्सेसरी यदि नहीं होना तो भी चलेगा, ये यदि नहीं होना या कम है या नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि प्राइमरी जो होती हैं वो ये दोनों होती हैं और ये दोनों इम्पोर्टेंट होती हैं। इसीलिए यदि ये दोनों किसी कारणवश डैमेज होती है तो फिर हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक इफेक्ट होगा और रेस्पिरेशन की प्रोसेस इफेक्ट होगी। उसके कारण इंसान को सांस नहीं आएगी, इंस्पिरेशन नहीं कर पाएगा और उसके कारण इंसान की डेथ हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं कि हमने ये पढ़ लिया कि डायफ्राम क्या होता है और जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये क्या होता है। एक्सेसरी जो मसल्स आती हैं इसके अंदर 3 टाइप की मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। पहली आती है हमारी बैक और नेक की जो मसल्स होती हैं वो वाली।
जो बैक पार्ट होता है और जो हमारा नेक वाला पार्ट होता है, उसकी जो मसल्स होती हैं वो हमारी इन्वॉल्व होती हैं। दूसरी हमारी आती है स्केलनेस मसल्स। पहली हमारी आती है जो हमारी बैक नेक मसल्स होती हैं, और दूसरी हमारी आती है स्केलनेस मसल्स होती हैं, और तीसरी हमारी आती है जो भी ये वाली मसल्स, ये जो मसल्स होती हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। और अभी मैंने बताया था कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होती है इसके अंदर ये यदि नहीं हो तो भी हम आराम से श्वास ले पाते हैं, क्योंकि ये हमारी एसेसरी होती है। जब हम एक्सटर्नल की पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी हम अलग अलग मसल्स देखेंगे, और वहाँ पर जो इसके अंदर एक तो हमने पढ़ी कि स्केलनेस मसल्स होती हैं, स्टेनोक्लेडोवेस्ट्रल मसल। ये 3 मसल्स होती हैं, और इन मसल्स के बारे में अधिकतर नेट से क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी मसल्स होती हैं। एसेसरी मसल्स होती हैं, यदि न हो तो भी चलेगा, लेकिन प्राइमरी जो मसल्स होती हैं वो इसका होना जरूरी है, क्योंकि यदि ये डैमेज होती है तो फिर हमारा रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है वो इफेक्ट होता है। अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारा एक्सपीरेशन होता है उसके अंदर कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। ओके, ये सब समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं कि एक्सपीरेशन के अंदर कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंस्पिरेशन जो होता है वो एक्टिव प्रोसेस होती है, और एक्सपीरेशन जो होता है वो हमारी पैसिव प्रोसेस होती है। तो दूसरी हम देखते हैं, ये हमारी होती है पैसिव। ये पैसिव क्यों होती है? क्योंकि जो हमने श्वास ली है डेफिनेटली हम उसको बाहर निकालने के लिए इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो ये हमारी होती है पैसिव। पैसिव के अंदर भी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन याद रखना इसके अंदर कोई प्राइमरी मसल्स नहीं होती हैं। प्राइमरी मसल्स जो होती हैं वो इसमें नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि प्राइमरी मसल्स क्या काम, जो हमारी एक्टिव प्रोसेस होती है उसके अंदर भाग लेती हैं, और यहाँ पर जब हम श्वास लेते हैं वो डेफिनेटली आराम से बाहर निकल सकता है। तो इसके अंदर जो प्राइमरी मसल्स होती है वो नहीं होती, सिर्फ एक्सेसरी मसल्स होती हैं। एक्सेसरी मसल्स कौन सी होती हैं? पहली वाली हो जाएगी हमारी बैक और नेक वाली, और दूसरी आती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये इन्वॉल्व होती हैं, और इसके कारण हम श्वास को बाहर निकाल देते हैं। ये याद रखना मसल्स इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आता भी है और आ सकता है कि कौन कौन सी मसल्स जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। अब हम देखते हैं कि जो रेगुलेशन है, हमारे रेस्पिरेशन का लास्ट टॉपिक है कि जो रेस्पिरेशन के अंदर रेगुलेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। आज हमने सिर्फ इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बारे में पढ़ा है कि कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा रेगुलेशन है, रेस्पिरेशन का रेगुलेशन किस प्रकार से होता है। रेगुलेशन के अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो केमिकल होता है वो भी होता है, और इस पर जो हमारी नर्व्स काम में ली जाती हैं उसके द्वारा भी, जो नर्व होती हैं उसके द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है। तो केमिकल जो होता है उसके अंदर हम अलग से डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमारा जो श्वास लेते हैं वो किस प्रकार से, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो खुद किस प्रकार से जो रेगुलेशन होता है वो करता है। सबसे पहले हम श्वास लेते हैं, मीन्स सबसे पहले हम इंस्पिरेशन करते हैं, मतलब कि जो श्वास होती है वो लेते हैं।
श्वास हमने ली, वो हमारे ट्रेकिया, ब्रोंकाई वगैरह इनसे होकर के हमारी एल्वुलाई तक जाता है। एल्वुलाई में जाता है तो वहाँ पर जो सबसे पहले क्या होता है कि इंस्पिरेशन हम करते हैं। इंस्पिरेशन जैसे ही हम करते हैं तो सपोज करो ये हमारी लंग्स हैं और ये हमारी स्टर्नम वाला पार्ट है और नीचे हमारा डायफ्राम प्रेजेंट है, ठीक है। तो जो स्टर्नम होता है वो हम जैसे ही श्वास लेते हैं, इंस्पिरेशन होता है, तो हमारी जो श्वास होती है वो जो स्टर्नम वाला पार्ट होता है, ये वाला स्टर्नम वाला पार्ट होता है, ये हमारा ऊपर चला जाता है। तो स्टर्नम जो होता है वो ऊपर होता है और हमारी जो लंग्स होते हैं वो क्या काम, वो भी जो रिब्स होती हैं वो भी हमारी ऊपर चली जाती हैं, ठीक है। तो ये भी ऊपर होगा और जो हमारा यहाँ पर जो रिलैक्स स्टेज के अंदर डायफ्राम होता है वो डोम शेप के अंदर होता है, इस प्रकार से डोम शेप के अंदर होता है, वो हमारा हो जाएगा फ्लैट शेप के अंदर। तो डायफ्राम क्या होता है हमारा नीचे, मीन्स डायफ्राम जो होता है ये हमारा हो गया डायफ्राम, ये हो गया स्टर्नम और ये हमारी हो गई रिब्स। तो स्टर्नम ऊपर उठता है, रिब्स ऊपर उठती हैं और जो डायफ्राम होता है वो हमारा डोम शेप से किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लैट शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही तो इसके कारण क्या होगा, जो हमारी लंग्स की वॉल्यूम है, जो हमारी लंग्स की जो वॉल्यूम है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार से जब हम श्वास लेते हैं तो जो गैस है वो अंदर इंटर करती है, जिसके कारण वॉल्यूम बढ़ जाती है। वॉल्यूम जैसे ही बढ़ेगी तो जो नर्व्स होती हैं वो एक्टिव होती हैं और जिसके कारण क्या होता है फिर वापस से वही प्रोसेस होती है। जैसे ही ये जो यहाँ पर गैस आई है ये हीमोग्लोबिन के साथ में एल्वुलाई होती है और इसके चारों ओर हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो इसके चारों ओर इसको जकड़े रहती हैं, तो इससे जो गैस होती है वो इसके अंदर जाएगी। ये हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 होती है और ऑक्सीजन होती है, उसका ट्रांसफर किस प्रकार से होता है। तो पार्शियल प्रेशर कम या ज़्यादा होने के कारण, वॉल्यूम कम या ज़्यादा होने के कारण पार्शियल प्रेशर यहाँ पर ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि अभी हमने श्वास लिया था तो उसके अंदर जो इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है 21% यहाँ आती है और यहाँ सिर्फ 16% रहती है, क्योंकि तो इनके अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है उसके अंदर डिफरेंस हो जाता है और डिफरेंस होने के कारण ये जो ऑक्सीजन है होती है ये इसके अंदर चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो यहाँ पर ज़्यादा रहती है और इसके अंदर पार्शियल प्रेशर 0.03% रहता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी सेल्स के जब हम मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है उसके थ्रू जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसके कारण यहाँ का पार्शियल प्रेशर, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर आरबीसी के अंदर ज़्यादा होता है और एल्वुलाई के अंदर इसका पार्शियल प्रेशर कम होता है, जिसके कारण गैसों का एक्सचेंज हो जाता है। ये एक्सचेंज होने के बाद में फिर से वही प्रोसेस होती है कि जो डायफ्राम होता है वो हमारा फ्लैट शेप से फिर डोम शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, रिब्स होती हैं वो नीचे आ जाती है और जो हमारी स्टर्नम होता है वो भी नीचे आ जाता है और इस प्रकार से पूरी प्रोसेस चलती रहती है। तो क्या मैंने अभी भी क्या बताया कि जैसे ही हम श्वास को अंदर लेते हैं तो रिब्स ऊपर उठेंगी, जो हमारा स्टर्नम वाला पार्ट होता है वो ऊपर होगा और साथ में क्या होगा, जो हमारा डायफ्राम होता है वो क्या हो जाएगा, डोम शेप से फ्लैट शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जैसे हम श्वास लेते हैं। जैसे ही हम श्वास को बाहर निकालेंगे, जो हमारी मसल्स होती हैं, जो हमने अभी भी देखा था कि डायफ्राम और जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, फिर से क्या होगा, फ्लैट शेप से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डोम शेप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। दूसरा आता है कि ब्रेन के द्वारा किस प्रकार से रेगुलेट रहती है। तो ब्रेन का जो पोन्स वाला भाग होता है मिड पार्ट का और हिंड ब्रेन का और मिड ब्रेन का, मेडुला ऑब्लांगेटा और जो पोन्स वाला पार्ट होता है उसके द्वारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस रेगुलेट होती है। साथ ही में जब हमने ये वाला प्रोसेस पढ़ा था तो यहाँ पर जो होता है ये केमिकल जो रेगुलेशन होता है वो इस प्रकार का होता है। केमिकल रेगुलेशन में हम यही पढ़ते हैं कि इसका पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा, जिसके कारण जो गैस होती है वो एक्सचेंज होती है। तो जितना भी हमने जो भी
रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा है, इसके अंदर मसल्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और जो फिजियो होती है उसके ऊपर से इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन वॉल्यूम हमने कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि टाइडल वॉल्यूम कितनी होती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, या फिर कैसे निकालते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थोड़ी सी कैविटी किससे अटैच रहती है, वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और साथ में ही मसल्स वाले पार्ट से भी अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिजियो जो होती है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि फिजियो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, बीएससी के अंदर भी हमने पढ़ा था और एमएससी के अंदर भी पढ़ा था, वहाँ पर नॉर्मल फिजियो है। यहाँ पर CSIR नेट जो होता है वो यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पुटअप होता है कि कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, किस प्रकार से होता है, इंस्पिरेशन के अंदर कौन सी मसल्स होती हैं, एक्सपिरेशन के अंदर कौन सी मसल्स होती हैं, वॉल्यूम कितना होता है और हम कैसे निकाल सकते हैं। वॉल्यूम वाले पार्ट से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, मीन्स उससे 98-99% चांस है कि वहाँ से क्वेश्चन आता है, क्योंकि जो वॉल्यूम होता है वो वाला पार्ट एकदम से ध्यान में रखने वाला है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मसल्स वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बाकी की हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि एल्वुलाई के अंदर क्या होता है, स्टर्नम किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से उसकी वो स्टर्नम होता है, उसके बाद में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो पार्ट वाला कम आता है, फिजियो से क्वेश्चन कम आते हैं, और यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। थैंक यू।